नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 15 सवालों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह यूके ट्रिपल एससी के हो या यूके पीएससी के, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, कुमाऊनी स्त्रियों का परिधान कौन सा है। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कुमाऊनी स्त्रियों के परिधान के। हमने बताना है इसमें से कौन सा परिधान उनका है। पहला है घाघरी, दूसरा है आंगड़ी, और तीसरा है खूनू और ची खानू, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें कुमाऊनी परिधान की स्त्रियों के, तो घाघरी, आंगड़ी और खानू तीनों ही क्या है, कुमाऊनी परिधान है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो हमने बताना है कि इसमें से सम्मिलित युग्म कौन सा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, यह कहा जाता है श्री प्रसाद डबराल को। मौलिक पंडित यानी कि नैन सिंह रावत का नाम है। ठीक है, नैन सिंह रावत को ही मौलिक पंडित कहा जाता है। गिरदा यानी कि गिरीश तिवारी का ही क्या है, उपनाम है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल का उपनाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। नैन सिंह रावत का है मौलिक पंडित, और गिरीश तिवारी यानी इनका है गिरदा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। उपरोक्त सारे ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, सम्मिलित है। ठीक है, तीनों के तीनों सम्मिलित है। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब हमारे पास ऊपर ऑप्शन था कि कौन सा सम्मिलित है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सम्मिलित नहीं है। हमने बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, टिंचरी माई को ही ठगुली देवी कहा जाता है, ये सही है। मैती कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को, इनके द्वारा मैती आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसलिए इनको मैती की उपाधि दी गई थी, तो ये भी ऑप्शन सही है। गौरी दत्त पांडे को आजाद कहा जाता है, तो गौरी दत्त पांडे का आजाद उपनाम नहीं है, यानी कि यह ऑप्शन हमारा क्या, सम्मिलित नहीं है। तो तीसरे का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जो बचपन का नाम है वह गुसै पंत था, तो ऑप्शन डी भी क्या है, सम्मिलित है। बाकी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, सम्मिलित नहीं है, और बाकी तीनों क्या है, सम्मिलित है यहाँ पे। फिर है अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक हैं कौन है। तो हमें एक पुस्तक दी गई है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, तो इस पुस्तक के हमें लेखक बताना है। इसके ऑप्शन है भवानी सिंह रावत, श्रीदेव सुमन, इला चंद जोशी और इंद्र सिंह नयाल। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र सिंह नयाल की पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। ठीक है, फिर है अगला सवाल, श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा कब दर्ज चलाया गया था। तो श्रीदेव सुमन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका टिहरी रियासत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इनके द्वारा सर्वप्रथम ही 1939 में टिहरी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी देहरादून में। ठीक है, इसके बाद इन पे बहुत सारे मुकदमे चले। ठीक है, इनके ऊपर केस चले। इसके बाद इनको 1941 में टिहरी से निष्कासित कर दिया गया था, और टिहरी से निष्कासित करने के बाद भी इनकी ने क्या किया, बार बार टिहरी में प्रवेश करके वहाँ की जनता को क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, कि वो क्या करे, हमारा जो राज परिवार था उसके खिलाफ विद्रोह करे। ठीक, इसके बाद इनको 21 फरवरी 1944 को, ठीक है, देशद्रोह का क्या लगाया गया, इन पे मुकदमा लगाया गया। तो यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और 21 फरवरी को इन पे देशद्रोह का जो है मुकदमा दर्ज करके इन पे केस किया गया, जिसके बाद इनको जेल भेजा गया, और जेल पे ही 84 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को ये क्या हो गए, जेल पे ही शहीद हो गए। ठीक है, तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया था।
तो हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। इसके ऑप्शन है 1981, 1970, 1989 और 1984 में। तो इनके द्वारा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था 1989 में। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, इंडियन नाइज हम पुस्तक दी गई है हमें, और हमने बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन नाइज हम, ठीक है। इसके ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, नारायण दत्त तिवारी, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी, और डी ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो अगर बात करें इंडियन नाइज हम की, तो यह पुस्तक के लेखक है हेमवती नंदन बहुगुणा, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, चोर निकल भागा नाटक के नाटककार कौन है। हमें एक नाटक दिया गया है चोर निकल भागा, बहुत ही प्रमुख या विख्यात नाटक है। तो इसका बताना है हमें कि नाटककार कौन है। इसके ऑप्शन है सुश्री राधा भट्ट, प्रोफेसर सुशीला डोभाल, प्रभा किरण, या फिर ऑप्शन डी मृणाल पांडे। तो इसका सही आंसर है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का ही नाटक है चोर निकल भागा। फिर है अगला सवाल, टिहरी डैम का अन्य नाम क्या है। ठीक है, टिहरी डैम का जो अन्य नाम है यह पूछा गया है हमसे। इसके ऑप्शन है स्वामी रामदेव सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर, स्वामी विष्णु तीर्थ सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी डैम का जो अन्य नाम है वह है स्वामी राम तीर्थ सागर, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। ठीक है, अगर टिहरी डैम की बात करें तो टिहरी डैम जो है हमारा भारत का सबसे बड़ा क्या है, डैम है, यानी कि सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी कुल ऊंचाई क्या है 260.5 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और अगर बात करें किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। और यहाँ पे जो हमारी पुरानी टिहरी है वो अभी क्या है, जलमग्न है। और यहीं पे एक, जहाँ पे टिहरी डैम बना है, पहले क्या होता था, गणेश प्रयाग था, यहाँ पे एक नदी मिलती थी भागीरथी से, उनके ही संगम पे आज टिहरी डैम बना है। तो आपने ये बताना है कमेंट में कि गणेश प्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती थी। ठीक है, ये इसका आपको आंसर कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगर बात करें इसके अन्य फैक्टों की टिहरी डैम की, तो 1961 में इसकी सर्वप्रथम क्या हुई थी, जांच हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1978 में, ठीक है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कई बार पूछ लेता है कि टिहरी डैम का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 1978 में। और अगर पूछेगा कि इसकी पहली जांच कब में हुई थी, तो 1961 में इसकी पहली बार जांच हुई थी। और इसके बाद जो इसका कार्य है वह संपूर्ण हुआ था 2006 में, इसका कार्य पूरा हुआ था। ठीक है, और कितनी मेगावाट की परियोजना है ये, 2400 मेगावाट की परियोजना है, और इसका फेज 2 भी अभी हाल ही में अब शुरू हो गया है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इससे सवाल आते हैं हमारे भूमि बंदोबस्त से। ठीक है, कुछ 2-3 परीक्षाओं पहले जो गोरखा शासक थे उसका पहला भूमि बंदोबस्त पूछा था। तो इस तरीके से सवाल आते हैं हमारे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमसे पूछा क्या गया है ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त। इसके ऑप्शन है 1815 से 1816, 1817 से 1818, 1818 से 1919। ठीक है, 1819 ही होगा ये। फिर 1819 से 1820 के बीच में। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने बताना है ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था। तो अगर बात करें ब्रिटिश काल के पहले भूमि बंदोबस्त की, तो यह हुआ था हमारा 1815 में। जब 1815 में सर्वप्रथम ब्रिटिश काल कुमाऊं में, कुमाऊं गढ़वाल में लगा था, कुमाऊं कमिश्नरी में जारी हुआ था, तब उस समय के कमिश्नर ए गार्डनर ने सर्वप्रथम 1815 से 16 के बीच अपने सहायक ट्रेल की सहायता से क्या किया था, पहला भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन 1815 से 16 के बीच में, क्योंकि इनका कार्यकाल कुछ 9 महीने का ही था। फिर 16 के बाद 16 में ही हमारे अगले जो गवर्नर थे वह आगे थे ट्रेल। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कब गढ़वाल मंडल गठित कर
पौड़ी में मंडल मुख्यालय बना दिया गया। तो गढ़वाल का पौड़ी मुख्यालय कब बनाया गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बना है। इसके ऑप्शन है 1967, 1968, 1969 और ऑप्शन डी 1970। ठीक है, तो गढ़वाल का जो मुख्यालय बनाया गया, ठीक है, कुमाऊं से हटा के, वह बनाया गया था पौड़ी में 1970 में। ठीक है, गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी में स्थापित कब किया गया था, 1970 में किया गया था। फिर है अगला सवाल, सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 13 मई 1957 को कहाँ हुआ था। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और अल्मोड़ा। देखिए, सर रोनाल्ड रॉस जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनका जो संबंध है वह उत्तराखंड से ही है। हालांकि इनकी शिक्षा जो है वह भारत में नहीं हुई है, या फिर जो इनका मतलब पालन पोषण भी वह भारत के बाहर ही हुआ है, पर जो इनका संबंध है वह कुमाऊं के अल्मोड़ा से है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका सही है। और अगर बात करें सर रोनाल्ड रॉस की, तो इनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इनके द्वारा जो मलेरिया की वैक्सीन खोजी गई थी, और इन्हीं को मलेरिया की जो परजीवी है उसके अन्वेषण के लिए और चिकित्सा क्षेत्र के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, ये भी आप लोग या ध्यान में रखिएगा, कब प्राप्त हुआ है, 1902 में। किस क्षेत्र के लिए, एक इनको मिला है मुख्यतः चिकित्सा में, और सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया के परजीवी की इन्होंने क्या किया था, उसके जीवन चक्र का अन्वेषण किया था, इसलिए इनको क्या मिला, 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सर रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। हमने बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला है, चंद राजाओं का राज चिन्ह भैंस। ठीक है, राज चिन्ह जो है भैंस था। परमार शासकों को शाह की उपाधि लोदियों द्वारा दी गई थी। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था, और परमार वंश का शासनकाल 1888 से 1949 अगस्त तक चला। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो हमारा ऑप्शन जो गलत है वह कौन सा है, ऑप्शन ए, चंद राजाओं का राज चिन्ह भैंस ना होके क्या था, गाय था। ठीक है, चंद वंश की संस्थापक कौन थे, सोमचंद, और काली कुमाऊं के चंपावत से इन्होंने क्या किया था, चंद वंश की स्थापना की थी और चंद वंश को चलाया था। और इसके अंतिम शासक कौन थे, हमारा महेंद्र चंद थे। महेंद्र चंद को गोरखाओं ने हराकर यहाँ पे कुमाऊं में क्या कर लिया था, गोरखा शासन लागू कर दिया था। ठीक है, तो अंतिम शासक हमारे महेंद्र चंद थे, ये भी सही है। अब परमारों को शाह की उपाधि जो दी गई थी वह लोदियों को दी गई थी। ठीक है, अगर बात करें परमार वंश में, तो परमार वंश में सबसे पहले जो शाह की उपाधि धारण की थी वह धारण की थी बलभद्र शाह ने। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने क्या की थी, शाह की उपाधि धारण की थी, और यह परमार वंश के कौन से राजा थे, 43वें राजा थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही शाह की उपाधि धारण की गई थी। तो इसलिए, और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि परमार के जो हमारे बलभद्र शाह था, इनको शाह की उपाधि लोदियों द्वारा दी गई थी, और लोदी के जो शासक थे उस समय पे बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी द्वारा इनको शाह की उपाधि दी गई थी। परंतु इससे पहले भी, ठीक है, थोड़ा ये क्या है, एक विवादित है, इससे पहले भी हमारा एक शासक हुआ था कल्याण शाह। ठीक है, कल्याण शाह ने भी, जो बलभद्र शाह है, इससे पहले शाह की उपाधि धारण की थी, परंतु इसके बाद कोई अन्य शासक ऐसे नहीं हैं जिनने शाह की उपाधि धारण की थी, इसलिए इनको पहला शासक नहीं माना जाता। पहला शासक माना जाता है बलभद्र शाह को ही। ठीक है, परंतु जो भक्त दर्शन है, भक्त दर्शन के अनुसार जो कल्याण शाह है, इसको औरंगजेब ने शाह की उपाधि दी थी सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा विवादित है ये, क्योंकि हमारा इतिहास जो है उतना, चाहे चंद वंश की बात करें और या परमार वंश की बात करें, उतना कथित या फिर प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों में आपस में ही मत है यहाँ पे। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन जो है ये भी सही है हमारा, कि परमार वंश का शासनकाल 1888 में शुरू हुआ था, और जो ये शुरू किया था कनक पाल द्वारा जो है परमार वंश की स्थापना की गई थी, और अगस्त 1949 में लास्ट तक जो रहा था हमारा टिहरी रियासत, जिसको हम लास्ट में पढ़ते हैं, टिहरी रियासत तक इनने क्या किया था, शासन किया था। और
अगस्त 1949 को आज़ादी के बहुत साल बाद जो है टिहरी के राजाओं ने टिहरी रियासत को छोड़ा था। ठीक है, परमार वंश के ही शासक थे। तो इसमें जो हमारा सम्मिलित ऑप्शन नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन ए, क्योंकि चंद राजाओं का राज चिन्ह भैंस ना होके गाय था। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में गैरसैंण तहसील है? तो गैरसैंण तहसील हमने बतानी है किस जिले में है। इसके ऑप्शन है अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी, चमोली। अगर गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण कहां पे है? चमोली में स्थित है, चमोली तहसील में आता है गैरसैंण। फिर है अगला, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य प्रतीक चिन्ह का निर्धारण कब किया गया था? तो जितने भी हमारे राज्य सरकार के राज्य प्रतीक या चिन्ह हैं उनका निर्धारण कब किया गया था? मुख्यतः हमसे यह सवाल किया गया है। इसके ऑप्शन है 2001, 2002, 2003 और 2004। तो राज्य सरकार द्वारा अपने प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण है वह किया गया था ऑप्शन ए, यानी कि 2001 में इनके द्वारा अपने राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो ये क्या थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।